नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। नई दिल्ली में G20 समिट की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में विदेशी मेहमानों का स्वागत किया। पीएम ने अपने उद्घाटन भाषण में मोरक्को भूकंप में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा, दुख की घड़ी में हम मोरक्को के साथ हैं और लोगों की हर संभव मदद करेंगे। समिट के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव रखा। बतौर अध्यक्ष प्रधानमंत्री ने जैसे ही इसे पारित किया, अफ्रीकन यूनियन के हेड अजाली असोमानी ने पीएम मोदी को गले लगा लिया। अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने के लिए चीन और यूरोपियन यूनियन ने भी भारत का समर्थन किया। पीएम ने कहा कि कोरोना के बाद विश्व में विश्वास का संकट पैदा हो गया है। यूक्रेन युद्ध ने इस संकट को और गहरा कर दिया है। जब हम कोरोना को हरा सकते हैं तो आपसी चर्चा से विश्वास के इस संकट को भी दूर कर सकते हैं। ये सभी के साथ मिलकर चलने का समय है। प्रधानमंत्री ने कहा, आज हम जिस जगह इकट्ठा हुए हैं, यहाँ कुछ किलोमीटर दूर 2500 साल पुराना स्तंभ है। इस पर प्राकृतिक भाषा में लिखा है कि मानवता का कल्याण सदैव सुनिश्चित किया जाए। 2500 साल पहले भारत की धरती ने यह संदेश पूरी दुनिया को दिया था। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा देने वाला है। तो भारत के प्रधानमंत्री ने आगाज कर दिया, शुरुआत की है G20 की इस बैठक की। अफ्रीकन देशों को भी इसमें जगह मिल चुकी है। G20 अब G21 कहलाएगा। जिस तरह से यूरोपियन यूनियन के देश इसमें शामिल थे, 19 देश अलग से शामिल थे। उसके बाद जो 20वां था वो यूरोपियन संघ था, जिसमें लगभग 28 देश जो हैं, सदस्य देश जो हैं, वो इसमें शामिल हैं। अब अफ्रीकन यूनियन भी इसमें जुड़ गया है। 55 देशों का संगठन है अफ्रीकन यूनियन। तो चर्चा बढ़ाते हैं, क्योंकि उम्मीदें बहुत हैं भारत से, और भारत ने अफ्रीका की उम्मीदों को पूरा किया। गले लगाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो एक अलग छवि पेश करता हुआ भारत नजर आ रहा है। दो खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। जितेंद्र ओझा, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर हम हमेशा उनके अनुभव को साझा करते हैं। दिनेश दुबे, पूर्व राजनयिक के तौर पर हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जितेंद्र जी, समझना चाहेंगे, चूंकि अब तो G20 एक तरह से G21 कहलाएगा, अफ्रीकन देशों यूनियन को भी इसमें जगह मिल गई है, इसका क्या असर पड़ेगा? मैं समझता हूं कि ये एक टेक्टोनिक शिफ्ट हो रहा है जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इक्विलिब्रियम है, और भारत की रिकॉग्निशन स्वाभाविक रूप से बहुत साफ दिखाई पड़ रही है। हमने कल या परसों कई दफे कई चैनल पे कहा कि दुनिया के बहुत से देश चाहते हैं कि जो अमेरिकी साम्राज्यवाद का थोड़ा सा लेफ्ट ओवर रूप रहा, उससे भी वो परेशान है। और अफ्रीका में जो है चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी ने बहुत तबाही मचाई है। यहाँ तक कि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट थोप दिए गए अफ्रीका में जिसकी शायद कोई जरूरत नहीं थी। उसका बहुत बड़ा हिस्सा अंडरहैंड पेमेंट में गया, वहाँ के वॉरलॉर्ड्स को और शायद चीन के भी कुछ लोगों को गया, और वो ऐसे तबाही में फंसे कि उनके सारे रिसोर्सेज कम से कम दामों पे लूटे जाते रहे। और इसका नतीजा जो है वहां के लोगों के लिए बड़ा खतरनाक रहा। कुछ लोग तो संपन्न जरूर हुए, लेकिन उसका फायदा जो चाइनीज प्रोजेक्ट का वहां की जनता को नहीं गया। पहले उनके रिसोर्सेज को पश्चिम के लोग लेके जाते रहे, अब उनके रिसोर्सेज को जो है चीन लेके जाता रहा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जिम्मेदारी की जो है शुरुआत हुई है कि अगर हम ग्लोबल सेंटर स्टेज पे हैं तो ये नहीं कि दुनिया हमारे पीछे पीछे चले और जयकार कर दें। भारत से ये उम्मीद की जाती है, या भारत का जो हम जो अपने ट्रेडिशनल ईथोस की बात करते हैं, 1000 वर्ष पुराने या हजारों वर्ष पुराने, उस ईथोस में वसुधैव कुटुंबकम की भी जो बात करते हैं, जो हो रहा है, उसका मतलब है हम ऐसी पार्टनरशिप चाहते हैं जिसपे वहां के लोगों में सुख आए, समृद्धि आए, सुरक्षा आए, आत्मसम्मान आए, और वही एक पुल बने। उस पुल के साथ जो भारत की भी शक्ति बढ़े। ये नहीं कि हम अपने आप को डिप्लीट करें और उनको लोन देके, कर्ज देके, चेकबुक डिप्लोमेसी जो लोग कहते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शन नहीं है। और इसके लिए जरूरी है रविंद्र जी कि हमारा जो गवर्नेंस का मॉडल है, जो चीन और अमेरिका दोनों से अलग हो, उस गवर्नेंस के मॉडल में ये ताकत हो कि हम अपनी स्ट्रेंथ को ऑप्टिमाइज करें, और उस गवर्नेंस में के मॉडल में ये भी ताकत हो
कि हम ऐसे देशों में जाएं तो उनकी सुरक्षा को भी दें। और अगर आप साफ शब्दों में पूछना चाहते हैं तो देखिए वहां पे बहुत वॉरलॉर्डिज्म है, वहां पे सिक्योरिटी की बहुत समस्याएं हैं, उनको कैसे नेगोशिएट किया जाए, इसके लिए हमें इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी की जरूरत है। हमारे प्राइवेट सेक्टर को भी एफिशिएंट होने की जरूरत है कि ये सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करें, प्राइवेट सेक्टर की इतनी कैपेसिटी हो कि चाइना को या दूसरे देशों को, पश्चिम को भी वो करके आगे निकल जाए और इस मॉडल को सपने में को साकार करे वास्तविकता में। तो ये जिम्मेदारी की शुरुआत होती है। लेकिन एक दफे हम किसी कदम पे चल पड़ते हैं, इनोवेशन होता है, हमने रास्ते तलाश करते हैं तो सीखते जाते हैं। लेकिन अगर कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है, हमारे अप्रोच में इंटेग्रिटी या सिंसियरिटी की कमी होती है तो दिक्कतें भी होती है। रविंद्र जी जी, दिनेश जी, हम थोड़ा समझना चाहें, क्योंकि जिस तरह से जितेंद्र जी ने कहा कि आप सबका साथ सबका विकास की तो बात करेंगे, लेकिन फिर सुरक्षा की भी भावना कहीं ना कहीं आनी चाहिए। चीन और अमेरिका का एक रुतबा रहा है, वो एक शक्तिशाली महाशक्तियों में शामिल हैं, वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अफ्रीकन देशों में खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन एक तरह से वो कैप्चरिंग मोड में रहते हैं। ऐसे में भारत क्या सुरक्षा के लिहाज से अफ्रीकन देशों के लिए या उनको सुरक्षा दे पाएगा या उस मजबूती के साथ खड़ा हो पाएगा जब अगर इनका दबदबा कायम होता है, या ये जो बड़ी महाशक्तियां हैं अफ्रीकन देशों पर दबाव बनाती हैं? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो पूरी कोशिश करेंगे। चीन और जो आपने कहा अमेरिका, अभी तक कंपटीशन उन्हीं का था और उस कंपटीशन में जैसा कि अभी बता रहे थे जितेंद्र जी, उस कंपटीशन में सबसे ज्यादा अगर एक्सप्लॉयटेशन किसी का हुआ है, शोषण हुआ है, तो अफ्रीका का हुआ। और एक एक्सटेंट तक हम कह सकते हैं कि एक जो इंपीरियलिस्टिक सोच थी कि डार्क कॉन्टिनेंट है, वो डार्क कॉन्टिनेंट को इंटीग्रेट करना वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ, ये बहुत बड़ा स्टेप हमारा, बहुत बड़ा कदम है, जिसके लिए निश्चित रीति से हमारे प्रधानमंत्री जी को श्रेय जाता है, प्रधानमंत्री मोदी को। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हिंदुस्तान कोशिश करेगा अफ्रीका में जाने का, तो जैसे हमारा एक पुराना उनके साथ रिश्ता रहा है डीकॉलोनाइजेशन के फेज में, 50s में, 60s में, 70s में, एक दौर था जब हिंदुस्तान ने बड़ी गुडविल क्रिएट किया और वहाँ के जो लोकल लीडर्स थे उनको नॉन अलाइंड मूवमेंट के साथ एसोसिएट करके, और उस गुडविल का फायदा और जो हिंदुस्तान की जो इस देश की एक सकारात्मक मानवतावादी सोच है, उस सोच को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि और जो मुल्क है उनकी सोच दोहन की है कि किसी किस्म से उनके संसाधनों का दोहन किया जाए, उसके बदले में आप क्या उनको रिटर्न कर रहे हैं, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। वहां पर केवल ये है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और मैं इस बात को थोड़ा सा इतिहास में ले जाना चाहता हूँ। कोई 20 सालों तक, 20-25 सालों तक यही होता रहा अरब वर्ल्ड के साथ जी। लेकिन लास्ट में अरब वर्ल्ड को खड़ा होना पड़ा और 1973 में उन्होंने सारा जो ऑयल का बिजनेस था, ऑयल वेल्थ थी, उसको नेशनलाइज कर दिया। और उसके बाद जो है दुनिया बिल्कुल बदल गई। फिर जो G7 का भी जो फॉर्मेशन हुआ है जी, वो उसी क्राइसिस से उभरा था। तो एक आर्थिक संकट आ गया। ठीक बात। तो अफ्रीका को भी अगर आप दूर रखते हैं और देर सवेर आपको इस बात को रिकॉग्नाइज करना ही पड़ेगा कि अफ्रीका एक बड़ी ताकत के रूप में उभर सकता है। अभी हम पूरे कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, उसमें प्लेयर्स हैं, साउथ अफ्रीका है और ये सब हैं प्लेयर्स, लेकिन पूरे अफ्रीकन यूनियन को साथ लेकर के चलना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्ध इस G20 सम्मेलन की अभी की शुरुआत की बात में कर रहा हूं। आगे फाइनल डिसीजन में क्या होता है। ठीक बात। और जो आपने बात कही कि चीन और अमेरिका को निश्चित रीति से बुरा लगेगा, खासतौर से चीन को, चीन को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। अमेरिका ने तो फिर भी बहुत कुछ अपना हासिल चेंज कर लिया है पहले से, और पिछले आप समझ सकते हैं कि बाली में भी इसकी बात जो है जो बाइडेन ने किया था। लेकिन विकासशील देशों के सामने चुनौतियां कही रहती हैं। जितेंद्र जी, जब बात चलती है जो विकासशील देश हैं उनकी तरक्की की बात चलती है, उनके विकास की बात चलती है, तो अक्सर इस तरह की स्थिति आती है कि पर्यावरण
के सुरक्षा को खतरा, इस तरह का हवाला देकर उनको रोकने की कोशिश की जाती है, उनको बाधा पहुंचाने की कोशिश की जाती है। अब चूंकि प्रकृति दोहन, जो खनिज पदार्थों का दोहन हो रहा है, उसमें कई संकट भी खड़े हो रहे हैं, लगातार भूकंप आ रहे हैं, नीचे की प्लेट्स सरक रही हैं, तो विकास के रास्ते जब हम चलते हैं तो तमाम चुनौतियां भी सामने आ जाती हैं। ऐसे में क्या लगता नहीं कि इस तरह की बाधाएं जब आएंगी तो विकासशील देशों के सामने नए चैलेंजेस होंगे और उनकी बाधाओं को कैसे दूर किया जाएगा फिर? नहीं, चैलेंजेस तो हमेशा से रहे और दिनेश जी की बात से मैं एकदम 100% इत्तेफाक रखता हूँ कि भारत की गुडविल की जो आप बात कर रहे हैं कि भारत की गुडविल हमेशा से रही, कॉलोनाइजेशन के समय से रही। गांधी को वो अपना आइकन मानते रहे। मुझे भी कई दफे वहां जाने का मौका मिला, कई राष्ट्रीय अध्यक्षों से मिलने का भी मौका मिला। तो जो गुडविल की बड़ी साफ रही, जनता में भी गुडविल साफ रही और चाइना ने एक नया मॉडल ईजाद किया। देखिए, सिर्फ गुडविल से बात नहीं बनती, हम एक दूसरी दुनिया में रह रहे हैं कि भाई डेवलपमेंट हो और डेवलपमेंट का फल सारे लोगों तक जाए। तो जो आप बात कर रहे हैं, दूसरी बात जो अमेरिका की भी आप कर रहे हैं, तो अमेरिका ने बहुत कंटेन कर लिया। आप देखिए कि सन 2000 के बाद से जो है अमेरिका का इन्वेस्टमेंट, अमेरिका का ट्रेड, सब कुछ अमेरिका से काफी कम हो गया है। और चीन क्या काम कर रहा था कि चीन की $300 बिलियन की ऑलमोस्ट ट्रेड होती है अफ्रीका से, और उसमें 125 बिलियन के आसपास जो है वो सिर्फ रिसोर्सेज लेके जाता है। असेसमेंट ये की जा रही है कि वो 125 बिलियन के रिसोर्सेज नहीं, वो 300-400 बिलियन के रिसोर्सेज 100-125 में लेके जा रहा है। और उसके बाद पूरे मार्केट, सारे प्रोजेक्ट जो है आज अफ्रीका में 60% से अधिक प्रोजेक्ट चीन के हैं। तो ये जो बात कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि प्रकृति का दोहन, ये सब बात, देखिए ये समान नस्लवादी सोच जो है इंसान की फितरत में है। भारत में बहुत 100 साल पहले ये हमने ह्यूमनिज्म या वसुधैव कुटुंबकम की बात जो हम कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस क्या करते थे। भारत शुरू होता था कहाँ से, जाता कहाँ था, लेकिन हम सिर्फ इस पे रिलाई नहीं कर सकते। हम डिके किए, हम डिजेनरेट किए, हमारा गवर्नेंस मॉडल डिस्टॉर्ट हो गया। और जो हमारे ही लोग, चंगेज खान भी हिंदू हुआ करता था, वो लोग आके जो सबसे बर्बर कौमें थी, आके उन्होंने राज किया, ये किया। तो हमें अपनी कमजोरियों से भी वाकिफ होना जरूरी है। एक सिविलाइजेशन के रूप में भी स्ट्रेंथ है और अब हम एक डेमोक्रेसी है, तो हमारी बहुत सारी प्रोमिसेस है, बहुत सारी पोटेंशियल है। लेकिन मैं कहता हूं कि ये सब चीजें तो आती ही रहेंगी, लेकिन उसको कैसे नेगोशिएट किया जाए वो जरूरी है। प्रकृति को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, तो इसलिए, लेकिन प्रकृति के नाम पे हम टोटली रुक नहीं सकते। तो अब हमें आज की तारीख में जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं रविंद्र जी, तो वेस्ट को भी जरूरत पड़ती है, तो कहीं अपने साथ लेना पड़ेगा, चाइना को भी कंटेन करना पड़ेगा, जरूरत पड़ती है, लेकिन विदाउट कॉन्फ्रंटेशन हुए। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम बड़ी रेखा खींचना चाहते हैं, और बड़ी रेखा तभी खींची जा सकती है कि आप अपनी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को बिल्ड करें। घर के भीतर भी आपका मॉडल इतना मजबूत हो, कोहेसिव हो, कि कई दफे जो है हर जगह कॉन्फ्रंटेशन से बात नहीं बनती है। तो जब हम इतने सारे दुनिया में सहयोग पैदा कर सकते हैं इस देश के बाहर, तो देश के भीतर कुछ न कुछ तो चैलेंजेस हैं, तो उसको देखिए और इन चैलेंजेस को लेके झुकिए मत। आप जो कहते हैं ना कि ये तो होगा ही होगा, बिना चैलेंज के, बिना ऑब्स्ट्रक्शन के जिंदगी कभी हो सकती है। यही तो आपके सिविलाइजेशन के टेस्ट है, आपके लोगों की इंजेन्युइटी का टेस्ट है कि कितना स्ट्रेंथ है, कितने इंजेन्युअस आप हो सकते हैं, आपका कैरेक्टर क्या है। अगर आपकी सिविलाइजेशनल वैल्यूज हैं, अच्छी लीडरशिप मिल रही है, तो कोई ऐसे बाधा नहीं है कि हम पार नहीं कर सकते। लेकिन दुनिया एक दिन में नहीं बनती है, इसीलिए हमारे यहाँ पितर को पूजने का जो रिवाज है, इसलिए कि भाई बहुत कभी कभी पुष्ट लग जाते हैं, पुष्ट लग जाते हैं चीजों को बदलने में। ठीक बात है। और यहाँ पर अपना डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। ठीक बात है, अपना दबदबा कायम करने की कोशिश भी की। और चूंकि जब एक मार्केट तलाशा जाता है, भारत आज दूसरे देशों में अपना बाजार भी तलाश रहा है। तो दिनेश जी, हम चांद पर कदम रख चुके हैं और आदित्य L1 के जरिए हम सूरज के भी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या हमने पूरा एक मार्केट तैयार कर लिया है? प्रधानमंत्री ने सारी चीज़ों को समय रहते दिखा दिया है कि भारत जो है एक नई उम्मीदों का भारत है, और अगर विदेशी लोग या बाकी राष्ट्र भारत पर भरोसा करना चाहें, जिस प्रोजेक्ट में उनका करोड़ों रुपया रहता है, कम समय में और कम पैसों में उन बड़े प्रोजेक्ट्स को अंजाम दे सकता है भारत। यानी वो नए रास्ते खोल दिए हैं जिस पर दुनिया भारत की तरफ अब देखेगी। भविष्य का भारत है ये। बहुत अच्छी बात आपने कही, और इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत की क्षमताओं से लोग वाकिफ नहीं हैं, लेकिन भारत की क्षमताओं को हमेशा दबाने की कोशिश की गई है। और हम चूंकि उस दौर से गुजर चुके हैं, हमारा जो इस्तेमाल हुआ है दुनिया की ताकतों के द्वारा, तो हमें ज्यादा एहसास है कि और लोग कैसे इसका करते हैं। इसीलिए जो प्राइम मिनिस्टर ने बात किया ग्लोबल साउथ की, कि हिंदुस्तान ग्लोबल साउथ की आवाज बनेगा, ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि जो हमारी सोच रही है
नॉन अलाइन मूवमेंट के पीरियड से ही, और उसके बाद G77 का भी हिंदुस्तान ने बड़ा प्रोएक्टिवली इसको बिल्डअप किया, सपोर्ट किया, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। आज 134 मुल्क हैं उसमें। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। जैसा कि अभी जितेंद्र जी कह रहे थे कि भारत की संस्कृति और यहाँ के लोगों का रिजिलियंस और एक ऐसा लोकतंत्र जो सस्टेन कर रहा है, गरीबी के बावजूद इसने सस्टेन किया इतने दिनों तक। अब तो बहरहाल हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन उस समय भी हिंदुस्तान ने कभी प्रिंसिपल्स पर समझौता नहीं किया और किसी इकोनॉमिक गेन के लिए किसी कैंप का हिस्सा नहीं बना हिंदुस्तान। तो जो ऑटोनॉमी ऑफ थॉट एंड एक्शन है फॉरेन पॉलिसी के क्षेत्र में, वो हिंदुस्तान खुद भी उसको लागू करता है अपने उसमें, और ये चाहता है कि दुनिया में भी जो तमाम मुल्क हैं उनका, उनके नेशनल इंटरेस्ट और उनके जो उनका अपना परिवेश है उसके हिसाब से उनकी ऑटोनॉमी होनी चाहिए। और एक बात बता दूं कि दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसको आप कैंप में अब करके नहीं देख सकते। चीन भले महाशक्ति बन करके उभर रहा हो और ये कहे कि दुनिया तो अब इकोनॉमिकली बाइपोलर हो गई है, अमेरिका है और हम हैं, इसके अलावा कोई नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि जो सेक्टोरल जो इंटरेस्ट डेवलप हैं, साउथ ईस्ट एशिया का अलग है, गल्फ कंट्रीज का अलग है, अफ्रीकन कंट्रीज का अलग है, ब्रिक्स का फॉर्मेशन है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि और एक ऐसे दौर में जिनसे बड़ी उम्मीद की जाती थी, आज जो लड़ाइयों में उलझे हुए हैं, यूरोप और रशिया, बहुत सारे चीजें बदल गई हैं, बहुत सारी चीजें बदली हैं। इसमें हमारे लिए बहुत एक जबरदस्त विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए। और हमारी समझ से वो जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है उसका पूरा इस्तेमाल, और उसको कह सकते हैं कि उसको एक पर्सपेक्टिव में रखने का काम प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है जी। जितेंद्र जी, सेंट्रल बैंक ने डिजिटल करेंसी का प्रदर्शन पहली बार हुआ है। G20 की अगर बात करें, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि जिनके खाते भारत में नहीं होंगे उनके मोबाइल वॉलेट से पैसे डाल सकते हैं। ये कितना मदद करेगा और इसके क्या परिणाम दूरगामी होंगे? देखिए, इसकी एक सिंबॉलिक और इसकी एक टेंजिबल दोनों यूटिलिटी है जी। ये हेराल्ड करता है कि पहले जो है भारत के बारे में ये उम्मीद की जाती है बस हम फिलॉसफी, कल्चर, इसी चीजों में जाने जाते हैं। ये दिखाई पड़ता है कि टेक्नोलॉजिकली भी कितना इनोवेशन हुआ है, कितना एडवांसमेंट हुआ है। तो इसकी जो है टेंजिबल वैल्यू क्या होगी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ऑल सरेंडर हमें थोड़ा सा रियलिस्ट होना है, क्योंकि 5वीं इकोनॉमी होने के बावजूद जो है पर कैपिटा इनकम बहुत सारी इश्यूज है जिसमें हम भी ग्लोबल सेंटर स्टेज पे इकोनॉमिकली नहीं है। आज भी न्यूयॉर्क और लंदन की जो यूटिलिटी है हम उस लेवल पे पहुंचे नहीं है, लेकिन फिर भी एक नए युग की शुरुआत आप कह सकते हैं कि भारत ने अपना प्रेजेंस रजिस्टर किया कि हम यहाँ पे हैं। तो मुझे लगता है कि इसकी यूटिलिटी वहां पे सिंबॉलिक है। लेकिन जिसे कहते हैं, थोड़ा सा मैं दिनेश जी की बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था और बहुत अनुभव और विद्युतापूर्ण बातें वो कर रहे थे। तो मैं कहूँगा कि जो भारत की जो नीति है, जो शुरुआत से G77 का 1960 के दशक में जो जिक्र किया कैसे हम इनके साथ हैं, तो हमारा लक्ष्य जो है क्षेमाबंदी या नहीं है। हमारा लक्ष्य सिर्फ अपने आप को डोमिनेट करना नहीं है और दुनिया को। जब हम ग्लोबल साउथ के साथ खड़े हुए तो हम ह्यूमनिज्म के नाम पे खड़े हुए कि जहाँ लोगों की डिग्निटी को किस तरीके से रौंदा गया। जिस अमेरिका की बात करते हैं, आज वो अमेरिका ह्यूमन राइट्स की बात करता है। देखिए 10% जो इंसानियत थी, ह्यूमन रेस थी पूरे नॉर्थ अमेरिका में, उनको वाइप आउट कर दिया गया और उनकी ब्रुटैलिटी की कहानियां नहीं सुनी जाती है। 250 से 300 वर्षों तक जो है इंसानों को गुलाम बना के ले जाया गया और उस गुलामी की वजह से वहां की संपन्नता बनी है। चीन ने दूसरा मॉडल लिया। चीन ने भी देखे कि इंसानियत तब आती है जब हमारे यहाँ से बुद्धिज्म की फिलॉसफी जाती है। जो हिस्टोरिकल फेज उनका रहा वो फेज रहा, जिस सोंग और सांग डायनेस्टी का इरा रहा या हान सभ्यता की शुरुआत होती है। आप देखिए तब जाके वो उनका वॉरिंग फेज खत्म होता है, वो ट्राइबल की तरह लड़ना बंद करते हैं। लेकिन हम इस पे नहीं कर सकते हैं। हम टीके किए स्टेट क्राफ्ट या जियो पॉलिटिक्स या ग्रैंड स्ट्रैटेजी जिसकी आप बात करते हैं,
वही ऐसे राजनीति का मतलब है कि ऐसी छत्र छाया वाली पॉलिसी जिसके नीचे दूसरी सारी विधाएं जो है प्रोग्रेस कर सके। तो जब हम बात करते हैं तो ये बहुत हिस्टोरिकल शिफ्ट पे है। हमें इन चीजों को, ताकतों को भी लेके चलना पड़ेगा, सिर्फ आइडियलिज्म पे बात नहीं बनेगी। तो ये जो मिक्स है, मैं तो भगवान बुद्ध का छोटा सा क्योंकि कैसे बस लास्ट एक सेंटेंस में कंक्लूड कर रहा हूँ। हाँ। ये जो टेंजिबल पावर्स है जो मॉडर्न ये में, उनकी भी जरूरत है। और वैल्यूज हमारे इथोस हो, प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस एब्सोल्युटली मॉडर्न साइंटिफिक हो, और ये कॉम्बिनेशन दुनिया में कोई देश नहीं दे सकता। आई कंक्लूड। चलते चलते 30-30 सेकंड का आप दोनों से रिएक्शन लेना चाहेंगे, बहुत संक्षेप में, क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध जारी है। क्या आपको लगता है कि इस पर बात होनी चाहिए इस मंच से कि ये युद्ध अब खत्म होना चाहिए, क्योंकि एक लंबा अंतराल और कभी ना रुकने वाला ये बन गया युद्ध? होगी संक्षेप में जितेंद्र जी। अच्छा, बिल्कुल इस पे बात होनी चाहिए, क्योंकि सारे लोगों को इस युद्ध से दिक्कतें हो रही हैं और पश्चिम को भी समझाने की जरूरत है कि देखिए हमारा मकसद रूस को हराना नहीं बल्कि अभी शांति लाना है। बिल्कुल लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि कैसे रूस में डेमोक्रेसी आए, लेकिन सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को फायदा उठाने के लिए इतनी ह्यूमन दिनेश जी की प्रतिक्रिया जान लेते हैं। जी बिल्कुल जी, दिनेश जी आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर बात होनी चाहिए, ये मंच सही होगा? बिल्कुल। G20 है तो बेसिकली इकोनॉमिक इश्यूज के लिए, लेकिन चूंकि इकोनॉमी जो है अफेक्ट हो रही है और फूड और एनर्जी सिक्योरिटी का मसला खड़ा हुआ है लड़ाई के चलते, तो उसको आप अलग अलग करके अब नहीं देख सकते। ठीक बात। जब भी आप फूड एनर्जी सिक्योरिटी की बात करेंगे तो पहला आपको डिस्कशन करना पड़ेगा कि ये लड़ाई कैसे खत्म हो। ठीक है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल संक्षेप में प्रतिक्रिया चाहेंगे सर, समय खत्म हो रहा है। जी जी जी, बहुत बहुत उनको बात करना चाहिए सब बैठ करके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ G20 का ये मंच ऐसा है जो न सिर्फ शांति का संदेश देगा बल्कि विकास के नए रास्तों को भी खोलेगा और भारत की एक अलग पहचान को, यहाँ एक सुदृढ़ भारत की छवि को यहाँ बनाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।